हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा और आप फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में आज जो हम पढ़ेंगे वो है गॉस लॉ की एप्लीकेशन। और गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ने से पहले गॉस लॉ आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो जिन बच्चों ने गॉस लॉ पहले नहीं किया है और ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में जाकर गॉस लॉ को कीजिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप या डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखेंगे तो इसका लिंक मिल जाएगा गॉस लॉ का, वो पहले पढ़िए, उसके बाद फिर आप इसको पढ़िए तो समझ में आएगा। तो बेटा मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और शुरू करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। ठीक है, तो बेटा गॉस लॉ हमने बहुत अच्छे से किया था। तो गॉस लॉ में ये भी पढ़ लिया कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो कहाँ निकलता है, सिर्फ और सिर्फ 3D क्लोज सरफेसिस के लिए, और ओनली क्लोज सरफेसिस पे ही गॉस लॉ अप्लाई होता है। अगर सरफेस आपका ओपन है तो गॉस लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसी तरह गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं तो बेसिकली 5 मेन एप्लीकेशंस हैं। पांचों इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन में बहुत पूछी जाती हैं और बोर्ड में भी बहुत पूछी जाती हैं। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर। और स्ट्रेट वायर भी कैसी है, इनफाइनाइट लेंथ की। तो स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लिख लेते हैं, यानी हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट uniformly charged wire। तो देखो बेटा, अपने पास क्या चीज गिवन है, अपने पास गिवन है एक वायर। ये मान लो हमारे पास एक वायर है, इस तरह के एक वायर है, एंड दिस वायर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जब वो चार्ज वायर पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी जो लेंथ है ना, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ है। इनफाइनाइट लेंथ में से हमने ये 2 सेक्शन चूज कर लिए, एक सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन ये बी है, और ए से बी तक की जो लेंथ है ये हमने मान ली कि भाई ये लेंथ जो है ना वो एल है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। अब गॉस लॉ अप्लाई करना है और हमें ये बताना है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है किसके ऊपर, लाइन के ऊपर, तो फील्ड कितना होगा। अब बड़ा ध्यान से देखो, ये चार्ज है, फील्ड कहाँ हो सकता है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक तो लेंथ ही है, तो चार्ज या तो इधर होगा या इधर होगा। अब एक चीज मैं जो बताने जा रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, और ध्यान आपका यही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉइंट मिस कर दिया तो आगे एप्लीकेशन में बड़ा दिक्कत आएगी आपको। तो वो क्या है कि जब भी गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो पीछे भी बताया था मैंने, दोबारा बता रहा हूं, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस का होना मस्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, और वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा वो आपको गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चूज करना है। तो गॉसियन सरफेस हमने पढ़ा ही है कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है कि वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनिट लेंथ, है ना, हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ जो लैम्डा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो ये हो जाएगा आपका। अब क्या है कि हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो गॉसियन सरफेस जब ड्रॉ करेंगे तो गॉसियन सरफेस की शेप कैसी आएगी बताओ, आप खुद सोचो कैसी होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस ऐसा बनेगी जहां भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम आए। तो आप इमेजिन करोगे तो आपको इमेजिनेशन में क्या मिलेगा, जैसे एक हिंट देता हूं, देखो मुझे यहां से 5 सेंटीमीटर इधर और यहां से 5 सेंटीमीटर इधर,
5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर फील्ड चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर होगा, फील्ड बराबर आएगा। ऐसी पूरी एक लाइन बन सकती है और यहाँ सर्कल मार दे तो क्या बनेगी शेप, सिलेंडर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, ये गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। और ये गॉसियन सरफेस की शेप कैसी है, तो इस गॉसियन सरफेस की शेप है सिलिंड्रिकल। ये सब 3D डायग्राम बेटा। तो ये हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया ना, एक सिलेंडर के अंदर से, यानी सिलेंडर की जो एक्सिस होती है, एक्सिस यहां पर क्या है, वायर है, ये जो वायर है ये एक्सिस है, ठीक है, इस सिलेंडर की। इस तरह से गॉसियन सरफेस, यानी हम लिख लेंगे कंसीडर ए गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल इन शेप एंड वायर एज इट्स एक्सिस, ये जो वायर है इसकी एक्सिस। तो जैसे सिलेंडर कंसीडर करेंगे तो इसके कितने एक्सिस बनेंगे, देखोगे तो एक एक्स, देखो ये बन गया एक सरफेस, तो ये बन गया एक सरफेस आपका बनेगा ये, यानी कि 2 तो हो गए एज, और तीसरा हो गया इसका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, ये जैसे मान लो ये मार्कर है, सिलिंड्रिकल शेप है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 2 सरफेसेस हो गए, और तीसरा ये जो कर्व्ड सरफेस है ये हो गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम एरिया वेक्टर लेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ जो एरिया वेक्टर आएगा वो ऊपर आएगा एन कैप, यहाँ जो एरिया वेक्टर आएगा वो नीचे आएगा एन कैप। और मान लो यहाँ मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, जहाँ पर मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे जिसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एन कैप, आउटसाइड, ठीक है। और क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, पॉजिटिव की वजह से इस तरफ। यही काम इधर भी हो सकता है, बट क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया है ना पूरा, तो हम पूरा सरफेस एरिया ले लेंगे तो फील्ड उतना ही काउंट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इधर का लेके इधर का लेके जोड़ना पड़ता है, तो हम यहाँ सीधा क्या ले लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो 3 ही सरफेसेस में हमारा काम चल जाएगा। अब ध्यान दोगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ, तो एंगल कितना हो गया, 90। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 एंगल होने के बाद cos 90 0 होता है, यहां भी ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल 90। तो जो एजेस हैं, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय एजेस। जो एजेस हैं इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्यों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि थीटा 90 है, थीटा 90 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, इसलिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। फ्लक्स 0 हो गया यहाँ पे, तो फ्लक्स किसका होगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेसेस का। देयरफॉर टोटल फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो सिर्फ किसका आएगा, इस कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आता है, कॉस थीटा। अब दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल 0 हो गया, ई कांस्टेंट है क्योंकि गॉसियन सरफेस से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ ds का। अब ds का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ds का इंटीग्रेशन आएगा s यानी सरफेस एरिया। अब यहाँ कौन सा सरफेस एरिया लेंगे सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर के तो 2 सरफेस एरिया होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। तो बताओ यहाँ कौन सा लेंगे, सोचो मन में। अब देखो यहाँ एजेस तो वैसे ही खत्म है, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, तो टोटल सरफेस एरिया लेने के बजाय कौन सा लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, और मान लो इसकी रेडियस r है, ये डिस्टेंस भी मान लो r है, तो 2 पाई r, h होता है हाइट, यहाँ हाइट कितनी ली है l, तो 2 पाई r l। इतना हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है बेटा, गॉस लॉ कहता है कि भाई फ्लक्स किसके इक्वल होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कहाँ किसके इक्वल आया है, ई इंटू 2 पाई आर एल, और ये कितना आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई कितना आ जाएगा यहाँ से, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ठीक है। अब इस क्यू की वैल्यू ये रख दो, लैम्डा इंटू एल, तो ई कितना आएगा, लैम्डा इंटू एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल से एल कैंसिल,
तो ई क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर बीइंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई बेटा। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो या इसको पॉज करके नोट करो। तो कर लिया होगा। अब देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें कहीं भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है ना, उस चार्ज का रोल कहाँ है, लैम्डा के अंदर। तो कुल मिला के कहने की बात क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लैम्डा के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा देखोगे आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही इंपॉर्टेंट चीज यहां नोट करने की है कि जो स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा के डायरेक्टली होगा और आर के इनवर्सली होगा। अब जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्सली टू आर स्क्वायर, है ना। जब सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता था, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली होता था जब सिंगल पॉइंट चार्ज हो, बट जब चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर के इनवर्सली है, ठीक है। इसकी ये जो स्ट्रेट वायर है, हम इस स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ हमने गॉस लॉ का इस्तेमाल किया है। तो उसमें क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के ना होके आर के इनवर्सली है। तो यहाँ अगर इसका ग्राफ बना दें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा इन दिस पर्टिकुलर केस। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लैम्डा के साथ ग्राफ बना दें तो स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी कि जितने ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी फील्ड उतना ज़्यादा आएगा। दूसरी बात और ध्यान देने वाली क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड आई है, अगर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जाती, इनवर्ड, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव में रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव में क्या बोल देते, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा ये, और यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इसका देखते हैं एक जेई एडवांस के अंदर आया हुआ क्वेश्चंस। तो अगला जो क्वेश्चन है वो जेई एडवांस का है, अभी देखते हैं। तो बेटा जेई एडवांस 2015 में एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया कि हमारे पास इस तरह से कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और मान लो ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पर एक वायर गिवन है और ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ की। यहाँ से ये √3/2 ए डिस्टेंस पर है, ओ इसका ओरिजिन है, ठीक है। और ये वायर जो है इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी कि जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। यहाँ पर एक इस तरह से स्क्वायर रखा है और वो इस तरह से रखा है सच दैट, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लें हम, यहाँ एक स्क्वायर नहीं सॉरी रेक्टेंगल रखा है। उस रेक्टेंगल का सेंटर जो है वो ओ पर है, उस रेक्टेंगल का सेंटर यानी कि जो डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, जो बीट मिड पॉइंट आता है, वो ओरिजिन पे है। और ये लेंथ इसकी दे रखी है एल, ये दे रखा है आपको ए। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका नाम रख लो ए बी सी डी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर थ्रू ABCD is lambda L upon n epsilon naught. Then find the value of n.
ये कह रहा है कि जो ये जो रेक्टेंगल दे रखा है, इस रेक्टेंगल से इस वायर की वजह से जो फ्लक्स निकल रहा है वो इतना है। फ्लक्स नहीं पूछा उसने पूछा इतना फ्लक्स निकल रहा है, एन की वैल्यू कितनी होगी। तो बड़ा ध्यान से समझो बेटा इसको। हमने गॉस लॉ में क्या किया है, गॉस लॉ में ये पढ़ा है कि भाई अगर अप्लाई करना है तो गॉसियन सरफेस होना चाहिए, है ना। अब यहाँ जब हमने देखा कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन माइंड में आई कि हाँ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो तो इसके चारों तरफ सिलेंडर कंसीडर करेंगे। तो इसके चारों तरफ तो कर सकते, इतना बड़ा कंसीडर कर लो कि ये वायर तो आया है, ये प्लेट भी साथ में आ जाए उसके अंदर, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आ रहा है, यानी कि ये चार्ज तो यहाँ से यहाँ तक है, हमें तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए, तो कितना चार्ज आ रहा है। अगर चार्ज पता लग जाएगा तो फ्लक्स भी पता लग जाएगा। थोड़ा सा इसको देखते हैं, समझते हैं। अगर देखो मान लो मैं सिलेंडर कंसीडर करूँगा तो यहाँ किस तरह का सिलेंडर बनेगा, इस तरह का बनेगा। थोड़ा सा इमेजिन करना ध्यान से, ये थोड़ा सा इस तरह का बनेगा, ये इस कोने से पास होता हुआ और इस कोने से भी निकलेगा, और इसी तरह यहाँ पर इस कोने से और इसको मिला देंगे। थोड़ा सा इमेजिन करोगे सर, कहोगे ये तो बहुत हौच पौच सा मामला हो गया ना। थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करते हैं। तो मान लो जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो ऐसा बनेगा, सिलेंड्रिकल, इस तरह का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनता है। अब मान लो इस सिलेंड्रिकल सरफेस में ये जो प्लेट रखी हुई थी ABCD, वो ऐसे रखी हुई है ना, ये रखी हुई है, ये हमने मान लिया। ये जो रेक्टेंगुलर है, सॉरी मैं बार बार स्क्वायर बोल देता हूँ, ABCD, ये रेक्टेंगुलर शेप है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया आपको, इस तरह से रखा हुआ, और वायर भी इसी में है, ये वायर भी इसी में है। ये पॉजिटिव चार्ज है इनफाइनाइट लेंथ की। अब जो वायर है इसमें, तो देखो गॉसियन सरफेस को मैं कितना ही बड़ा कर सकता हूँ, बट फ्लक्स मैंने इससे निकालना है, तो मुझे चार्ज सिर्फ कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, C से लेकर D तक का ही चार्ज चाहिए ना। तो C से लेकर D तक की वायर की जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो कितनी है ये L, यानी कि ये जो L है L लेंथ तक की तो है, यानी कि चार्ज कितना होगा, लैम्डा क्या होता है, Q/L। अब यहाँ L कितना है, ये कैपिटल वाला, तो Q कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। देखो टोटल चार्ज निकालेंगे तो लैम्डा बाय इनफाइनाइट लेंथ मान लो पूरी L थी, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/L है, तो Q हो जाता लैम्डा इंटू में स्मॉल l। बट क्योंकि पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म है, तो लैम्डा इंटू जितना लेंथ लेना है, यानी कि 1 मीटर पे लैम्डा, L मीटर पे लैम्डा इंटू L। ये हमारे पास चार्ज आ गया जो इस गॉसियन सरफेस के लिए चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं ये जो वायर आई मेरे पास यहां से लेके यहां तक के लेंथ की, इसके टोटल फ्लक्स की बात करूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो कितना होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q/ε0। Q कितना है, लैम्डा L अपॉन ε0। अब कई बच्चे यहां तक कर देंगे सोल्व और कह देंगे भी यहाँ तो कुछ आया नहीं, इसका मतलब N1, ऑप्शन में 1 भी होगा, 1 लगा देंगे, बट वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, ध्यान दो, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया हमारा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वायर ली है गॉसियन सरफेस के अंदर। थोड़ा इमेजिन करो, ये मेरी वायर है और गॉसियन सरफेस ऐसा ऐसे गोल गोल बना हुआ है। तो जब गोल गोल बना हुआ है, ध्यान देना, ऐसे गोल गोल बना हुआ है, तो फ्लक्स यहाँ से भी निकलेगा, इधर से भी, 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 हर साइड से निकलेगा ना। फ्लक्स तो हर साइड जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इस कोने में भी, इस कोने में भी। तो हमें तो सिर्फ इस रेक्टेंगल का फ्लक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दोगे कि वायर ऐसे लंबी थी, वायर तो पूरी लंबी है और वो छोटे से हिस्से में है, तो फ्लक्स ऐसे जाएगा ना, नहीं समझे भाई, वायर ऐसे है, प्लेट ऐसे है, और फ्लक्स तो इसके अंदर से ऐसे पास होगा ना, ऐसे इस तरह से, तो फ्लक्स तो ऐसे निकलेगा, क्योंकि फ्लक्स इधर से भी जाएगा और उधर से भी जाएगा, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे तो ये जो फ्लक्स आया, ये फ्लक्स आया 360 डिग्री रोटेशन, यानी कि पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे आए। तो यानी कि जो ये सिलेंड्रिकल शेप थी 360 डिग्री के लिए आया। तो अगर हमें इसका इंक्लिनेशन पता लग जाए कि ये कितने एंगल पे है, तो हम उसका फ्लक्स जो फ्लक्स है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट को साफ कर रहा हूँ यहाँ समझाने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करते हैं कि ये जो शेप है ना, इस तरह से शेप है, मान लो थोड़ा सा दूसरे कलर से आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये मेरे पास प्लेट थी, ठीक है, ये प्लेट है। अब ये वायर है, ये वाली जो वायर थी ये वायर है मेरे पास। अब इस प्लेट का देखो ये ओरिजिन है, यानी कि सेंटर है। तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है, √3/2 a। ये डिस्टेंस √3/2 है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसी के बिल्कुल बराबर यहाँ एक मिड पॉइंट ले लूँ, जो सेंटर था उसका बिल्कुल मिड पॉइंट लिया, ठीक है, और ये पॉइंट है। तो यहाँ से एक इस तरह से पहले एक तो लाइन ड्रॉ करें ऐसे, और यहाँ से मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है। ये पॉइंट मान लो मैंने P पॉइंट माना है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो, थोड़ा सा 3D है देखो, यानी कि फ्लक्स ऐसे निकल रहा था ना, ये जो इस तरह से आपका सरफेस था, अगर मैं ऐसे समझूं इस तरह सरफेस था तो वो ऐसे निकल रहा है ऐसे। तो हमें ये एंगल चाहिए, ये टोटल एंगल ये वाला चाहिए, है ना। फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, इधर इस कोने से भी और इस कोने से भी ऐसे निकल रहा है। तो ये एंगल पता लग जाएगा तो आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, अब ये डिस्टेंस कितना है, √3/2 है, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला या ये वाला पूरा a था, तो ये कितना हो जाएगा, a/2। तो ये इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल रहा हूँ, ये इस तरह से ट्रायंगल है, ये है √3/2a और ये है a/2। ये एंगल 90 है, ये एंगल मान लो कितना, थीटा। तो परपेंडिकुलर बेस कर दो, यानी कि √3/2a अपॉन a/2 इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। परपेंडिकुलर बेस tan थीटा होता है। यहाँ से क्या कटेगा, देखो a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि tan थीटा कितना आया, √3। तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी कि जो ये वाला एंगल है, ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, फिर ये बेस, और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज, तो ये थीटा 60 डिग्री आ गया, ये वाला, ये 60 डिग्री आया, ये 60 आया, ये 90, तो ये कितना होगा, 90 60 150, तो ये 30 होगा, ये 30, तो ये भी 30 होगा, यानी कि टोटल कितना होगा, ये भी, ये पूरा एंगल 60 डिग्री हो गया। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। अब हमें पता है भाई 360 डिग्री के लिए जो फ्लक्स है वो कितना है, λL/ε0। 1 डिग्री के लिए कितना होगा, λL/ε0 अपॉन 360, और 60 डिग्री के लिए कितना होगा, तो λL/ε0 इंटू 360 इंटू में 60। इसको सोल्व कर दो, 6 पे कट जाएगा। तो जो टोटल फ्लक्स आया 5 λL/3ε0, 5 इसलिए लगाया क्योंकि टोटल फ्लक्स पूरे क्यूब का तो इतना था, पूरे सिलेंडर का तो इतना था, बट इस स्क्वायर से टोटल फ्लक्स कितना आया, λL कितने पे गया, 6 पे, सॉरी, तो λL/6ε0। तो फाइनल आंसर क्या होगा, n = 6 इज द राइट आंसर। तो ये बेटा जेईई एडवांस का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो इसको आप पोस्ट करके नोट कर लीजिए, और अगर समझ नहीं आया हो तो इसको दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो ये थी बेटा अपने गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट वायर की वजह से। अब इसके बाद बचती है 4 एप्लीकेशन, ठीक है। तो 4 एप्लीकेशन में स्फीयर है, शेल है और थिन इनफाइनाइट शीट है।
तो वो एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए आज तक के लिए आपका ये काम है, तो इसको नोट कीजिए। और आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। टिल देन फिजिक्स करते रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।